नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आज कुछ काम था रोहतक की तरफ, तो सोचा मन्नत हवेली पे जाके चाय भी पियेंगे और एक वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। ये जो मैं चल रहा हूँ ये बाईपास है, बाईपास बोले थे बहादुरगढ़ बाईपास। ये जो आपने देख रहे हैं ना ये है यूईआर का जॉइंट, जो कि आएगा दिचाऊ और हिरनकुदा के बीच में से। ये उसका ये जॉइंट है एक, जो सीधा आपको लेके जाएगा द्वारका एयरपोर्ट और दूसरी तरफ लेके जाएगा अलीपुर। जब आप इसके ऊपर से चढ़ के मेन यूईआर में मिल जाएंगे तब। तो मैं कह रहा था कि एक वीडियो मैंने बनाई थी करीबन 1 महीना पहले, जब इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा वाले, तो तब भी मेरे को कुछ काम था, तो मैंने चलो इसी बहाने जो है ना काम भी हो जाएगा और एक वीडियो भी बन जाएगी। और वो वीडियो जो थी वो थी इलेक्शन के ऊपर। काफ़ी कुछ हवा बह रही थी कांग्रेस के पक्ष में। योगेंद्र यादव जी कह रहे थे कि सुनामी चल रही है। मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। और एक और है जो टीवी डिबेट में आती है, उसको कहते तो हैं काली वाली बाई। सुप्रिया श्रीनेत का वाकई में नाम बदलकर जलेबी बाई रख दिया है, लेकिन अब उसका नया नाम आ गया जलेबी बाई। कांग्रेस की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कह रही थी 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर बीजेपी को हरियाणा में 15 से 20 से ज़्यादा सीटें आ गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अभी भी उनका वही नाम है। और उस टाइम मैंने मेरी वीडियो आप जाके देखिएगा, उस टाइम मैंने कह दिया था कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि मैं जिस एरिया में घूम रहा हूँ ये बिल्कुल डैम हुड्डा का एरिया है रोहतक का, और यहाँ पे करीबन 17 सीटें हैं। लेकिन 17 सीटों में देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हवा बह रही है। जब हुड्डा के गढ़ में ये हाल है तो दूसरे बाकी हरियाणा की तो आप छोड़ दो। और वही हुआ, मैंने 4 सीटों का समीकरण बताया था उस टाइम आपको, और 4 सीटों में बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था वही हुआ। तो हम बहादुरगढ़ से शुरू करते हैं। बहादुरगढ़ में जीता है राजेश जून, जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस ने टिकट काट दी उसकी, ठीक है। जो सिटिंग एमएलए है वो भी कांग्रेस का था, राजेंद्र जून, अभी बन गया है राजेश जून। उन्हीं के घर कुंबे में है, मतलब भतीजा है कुछ उसका, राजेंद्र जून का ऐसे कुछ है। लेकिन वो निर्दलीय खड़ा हुआ और बहुत अच्छे उसने फाइट की और जीता। उसको मिले हैं करीबन 25 से 30 हज़ार के करीब वोट मिले हैं, बहुत अच्छे वोट हैं। ये उस वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे मामला गड़बड़ है, दो तीन जाट खड़े हैं, और उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ने ब्राह्मण को खड़ा किया हुआ, ब्राह्मण अपनी सीट निकाल ले जाए, जाटों के वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जाटों के वोटिंग का पैटर्न भी जो है ना कुछ मुसलमानों जैसा है। मुसलमान ने एक बार कह दिया ना मैं उसको वोट दूंगा, तो उसी को वोट देता है। तो जाटों ने भी यहाँ पंचायत करके कह दिया था राजेश जून को जिताएंगे, उसी के पक्ष में वोट किया और जिताया। बाकी उसके जीतने का एक कारण और था कि जो राजेंद्र जून है वो विदेश में ज्यादा रहता था, उसकी कोठी है यहाँ कहीं हौज खास की तरफ, वो वहाँ रहता है, बहादुरगढ़ में कम रहता था। उसका सारा काम यही देखता था राजेश जून। किसी का नाली ठीक करवानी है, किसी की सड़क गली ठीक करवानी है, किसी को पानी का टैंकर है, जो भी है, तो वही देखता था। तो उसकी पब्लिक में पैठ भी अच्छी थी और पब्लिक ने में उसके प्रति सहानुभूति हो गई और वो जीत गया। हुड्डा जी हार गए। अब आ जाओ दूसरी सीट पे। दूसरी सीट थी रोहतक की सीट पे कांग्रेस के और बीजेपी के 2 जने खड़े थे। एक तो थे कोई बत्रा साहब और एक ग्रोवर साहब, दोनों पंजाबी। क्योंकि रोहतक में जो है ना, रोहतक हुआ, सोनीपत हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, करनाल हुआ, फतेहाबाद हुआ, यहाँ पे पंजाबी वोट ज्यादा है, पंजाबी समुदाय ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अधिकतर जो है ना सभी पार्टियां पंजाबी खड़े करती हैं। करीबन 1341 वोटों से वो जीता है। रोहतक में जीत गया कांग्रेस, और वो भी कितने वोटों से? 1300 ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि हुड्डा के गढ़ पे ये हाल था। फिर दूसरा आ जाओ गढ़ी सांपला कलोई। कलोई से तो मैंने बताया था आपको जीतना ही है 100%, और जीत गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, करीबन 71,000 वोटों से जीता। लेकिन अब सवाल ये है कि जो हुड्डा पूरे इलेक्शन को कैंपिंग कर रहा था, लीड कर रहा था, वो हुड्डा साहब तो जीते 71,000 वोटों से, और वहीं दूसरी तरफ मामन खान वो जीत गया 98,000 से ज्यादा वोटों से, 98,000 से। अब सवाल ये खड़ा होता है यहाँ कि पब्लिक किसकी तरफ है, पार्टी की तरफ है या कैंडिडेट की तरफ है? कैंडिडेट की तरफ है, और खासकर ये समुदाय तो कैंडिडेट की तरफ ही रहता है। इसको पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये तो उसको जो वोट करता है जो बीजेपी को हरा सके, चाहे गधा क्यों ना खड़ा हो। सिंपल सा फार्मूला है इनके पास।
और हो क्यों ना, वो लोग जागरूक हैं, पॉलिटिकल जागरूक हैं, वोट देने जाते हैं, उनको अपने वोट की अहमियत का पता है। जहाँ तक उनका बस चलता है 2-2 वोट डाल के आते हैं। और एक हमें घर से नहीं निकलेंगे जी, गर्मी ज़्यादा है ना, छोड़ना एसी चला, जीत जाएगा मोदी जी, जीत जाएंगे कोई नहीं। और बाद में पता लगता है 240 आ गई, आनी थी 400, रह गई 240। क्यों? वोट डालने नहीं जाते हम। और जो वोट डालने नहीं जाता ना, सब कुछ चाहिए उसको, सबसे ज़्यादा वही रोता है, हाय ये हो गया, हाय महंगाई हो गई, हाय सड़क नहीं बनी, हाय ये हो। और वोट डालने के टाइम में नहीं, एसी में सोना है। ये एक बड़ा कारण है हमारी हार का। ठीक है जी, आपको मैंने सुना दिया कलोई वाला। अब कलोई के बाद आ जाइए खरखोदा। खरखोदा में क्या है? खरखोदा में था, जीता है पवन खरखोदा, वो है बीजेपी का। पहले कांग्रेस में था, पलटी मारी, बीजेपी में आ गया। अब खरखोदा में जीतने का एक कारण है कि यहाँ पे मारुति का आना। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना कि 900 एकड़ ज़मीन मारुति ने एक्वायर की है। जो गुड़गांव वाला प्लांट है उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, मानेसर वाला वहीं रहेगा, गुड़गांव वाला करेंगे। ठीक है, गुड़गांव वाला प्लांट यही शिफ्ट करेंगे। तो उसके कारण जो ना इस एरिया में काफ़ी तरक्की हो गई है, काफ़ी हाईवे बन गए हैं, और लोगों को लगता है कि भाई वो लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारा भी काम धंधा बढ़ेगा। तो इसलिए खरखोदा में बीजेपी अब की बार जीती है। 4 सीटें हो गई। अब समीकरण क्या बनता है कि भाई जो मीडिया सब लोग कह रहे थे कि भाई हरियाणा में तो अब की बार कांग्रेस आएगी ही आएगी, तो वहाँ पे कैसे आ गई, वहाँ पे बीजेपी कैसे आ गई? उसके मैंने 2-3 कारण निकाले हैं, जो कि आपको शायद मीडिया वालों ने बताए हो ना बताए हो, लेकिन कई जगह आके जो हमारा नेशनल मीडिया है, जो हमारा लोकल मीडिया है, वो खबरों का दबा लेता है, चुप हो जाता है। कारण क्या है कि वो उन्हीं को पता है कारण। मैं भी आपको बता दूंगा अभी आगे वीडियो में। तो सबसे पहला कारण था कि बीजेपी ने 1 महीना पहले, इलेक्शन के 1 महीना पहले, बड़े बड़े कई नेताओं ने भी कह दिया, बोला भाई हाँ हम तो हार रहे हैं, तुम कर लो जो तुमने करना है। मीडिया में आगे कहा। सारे हरियाणा में ये हो गया भाई बीजेपी तो गई, कांग्रेस आएगी। और बीजेपी वालों ने क्या गेम खेला? अभी एक खबर आई थी, आरएसएस ने गांव-गांव में जाके 2-2, 4-4 आदमी की मीटिंग करके और कहा भी देखो हम तो जा रहे हैं, बीजेपी तो हार रही है, ठीक है, लेकिन आप लोग अपना देख लेना क्या होगा तुम्हारा। और ये बात कहाँ जाके कही उन लोगों ने? ओबीसी में जाके कही, दलितों में जाके कही, SC ST में जाके कही कि भाई हम तो जा रहे हैं। अब वोटर कंफ्यूज हो गया। बहुत से नेताओं को तो गाँवों में घुसने भी नहीं दिया बीजेपी वालों को, नहीं, लट लेके खड़े हो गए जाट सारे। और साथ में ये जो किसान आंदोलन वाले थे ना, ये भी आ गए थे। और उन्हीं गाँव में से बीजेपी जीत के निकली है। अगर 100 वोट पड़े हैं तो 50-50 पड़े हैं। अब जब नेता को घुसने भी नहीं दिया तुमने, फिर भी तुम हार गए। कारण क्या है? जो चुपचाप बैठे हैं ना अपने घर में, वो देख रहे हैं कि जब नेताओं के साथ ये हाल हो रहा है तो हमारा क्या हाल करेंगे। ये एक फैक्टर था बड़ा, जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर था खर्ची पर्ची। हुड्डा ने अपने 10 साल के राज में 82,000 सरकारी नौकरियां दी थी, और वो भी किस तरीके से दी थी? हाँ भाई, पहला क्राइटेरिया जाट है, बोला हाँ आ जा। दूसरा क्राइटेरिया कांग्रेसी है, हाँ आ जा। तीसरा क्राइटेरिया कितने पैसे हैं, आ जा, ले ले नौकरी। उसको नौकरी दे दी। खट्टर साहब ने ईमानदारी से सबको नौकरी दी, जिसने पेपर पास किया उसको नौकरी दी। इट डजंट मैटर कि वो जाट था, ब्राह्मण था, बनिया था, मुसलमान था, दलित था, ओबीसी था, ईसाई था, जो बच्चा पास हुआ सबको नौकरी मिली। ये खर्ची पर्ची वाला फैक्टर भी काफ़ी काम आया बीजेपी के। हुड्डा ने दी थी 82,000 नौकरियां 10 साल में, इन्होंने दी 1,11,000 नौकरियां 10 साल में, और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो उससे क्या हुआ कि यार मामला तो गड़बड़ है। अगर ये आ गए तो ये फिर वही काम करेंगे, अपना घर भरेंगे। तो जो 1,11,000 बच्चे नौकरी लगे थे उन्होंने दी नहीं होगी कांग्रेस को, और साथ में उनके साथ पूरा परिवार है, उन्होंने नहीं दी होगी। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देख के जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी गांव में, उन्होंने नहीं दी होगी। तो इसका मतलब मोटा मोटी 20-25 लाख वोट
इस कारण कट गई कांग्रेस की। और करीबन डेढ़ या 2 करोड़ वोटर हैं हरियाणा में। सिर्फ 2 कारण हो गए। अब तीसरा कारण क्या? तीसरा कारण काम। हर गांव के अंदर पानी आता है, हर गांव के अंदर लाइट आती है। कांग्रेस के टाइम में 4 घंटे लाइट आती है, 18 घंटे कटती थी। इनके टाइम में 18 घंटे आती है, 4 घंटे कटती है। ठीक है। दूसरा पानी खत्म हो गया गांव में। पहले कुएं पे लाते थे, फिर नहर आती थी उससे लाते थे। अब वो पानी खत्म हो गया है तो इन्होंने क्या किया है, ठूठी लगा दी है। ठूठी से पानी आता है। लेडीज को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ता पानी लेने, घर पे ही पानी मिल जाता है। ऊपर से हर गांव के साथ से हाईवे निकल गए, नई सड़कें निकल गई। एक तो पुरानी है उसको बना दो, ठीक है। उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो पुरानी बनी है उसके साथ में जो बसावट है वही है। और एक होता है नई बसावट करना। जहाँ नई सड़क बनेगी वहाँ उसके साथ लगते हुए गाँव की शक्ल ही बदल जाएगी। ये प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। अलग अलग हाईवे बनाए पूरे हरियाणा में, उससे भी फर्क पड़ा। और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं समझता हूँ, जो मीडिया नहीं बताएगा, कोई मीडिया नहीं बताएगा, और वो फैक्टर है रोहद का। भाई वो रोहद का टोल आ गया भाई, रोहद का टोल 130 रुपये का टोल है यहाँ पे। चौथा फैक्टर जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हरियाणा के अंदर टोटल मुसलमानों की जनसंख्या 7 पॉइंट समथिंग है। 7 पॉइंट समथिंग का मतलब अगर 2 करोड़ वोटर हैं तो 14-15 लाख। ये एक फैक्टर था जो कि हर स्टेट में चलता है, लेकिन हरियाणा में नहीं चला और ना कभी चलेगा, क्योंकि 7% है। और उसके अंदर से भी सबसे बड़ी कहानी क्या है, जो 7% है ना, उन 7% में से 4% खाली मेवात एरिया में। आप समीकरण समझे? अगर ये 7% 7 विधानसभा में 1-1% होते ना, ये गेम कर देते। लेकिन ये गेम कर नहीं पाए। मेवात की मोटा मोटी 4 या 5 सीटें होती हैं, सारी की सारी ये जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है वहाँ। क्यों? वहाँ भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब वहाँ नहीं चलती है। वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चलती है। वहाँ किसी खाली मुसलमान चलता है। जहाँ पे इनकी मेजोरिटी होगी वहाँ पे मुसलमान चलेगा, जहाँ पे ये अल्पसंख्यक हो गए वहाँ पे भाईचारा दिखाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है। तो जो 4% वोटर थे, वो 4 के 4% जो थे वो वहाँ चले गए एक मुश्त कांग्रेस की तरफ, और बाकी रह गए 3% जो पूरे हरियाणा में है। 3% का मतलब ये है कि वो इफेक्टिवलेस थे, उनका कोई इफेक्ट नहीं था। अब कहीं पे 2 लाख वोटिंग हो रही है, 2 लाख वोटिंग में अगर कोई 100 वोट भी अगर मुसलमान होके आ गए, एक तरफ पड़ गए, तो वो काउंट नहीं कर, वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, वो ज़्यादा गेम चेंज नहीं करते। हरियाणा में ये एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण बीजेपी वापस आई है। क्योंकि बीजेपी चाहे हनुमान जी की चाहे छाती फाड़ के दिखा दे इनको कि भाई हम सबके साथ हैं, लेकिन इन्होंने नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। ठीक है, ये 4 मेन फैक्टर थे जिसके कारण बीजेपी हरियाणा में जीती। हाँ, इसमें एक कारण और था, ओवर कॉन्फिडेंस हुड्डा का। राहुल गांधी ने कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी से हम समझौता कर लेते हैं, जीत तो हम रही हैं, 4-5 सीटें दे देते हैं इनको, हारेंगे जीतेंगे जो भी है, कह तो नहीं पाएंगे। लेकिन हुड्डा ने नहीं किया कोलैबोरेशन, क्यों? उसको विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। जब हम जीत जाएंगे तो हम बेकार में बवाल क्यों पाले। और हुआ वही। पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जो वोट परसेंट आया था 0.48 आया था पूरे टोटल का 2019 में, मतलब 0.048% इनको वोट मिला था हर सीट पे। नोटा जीत गया था, ये हार गए थे नोटा। लेकिन मेरा कैलकुलेशन पहले भी यही था और आज भी यही है कि 2019 के समीकरण अलग थे, अब अलग है। 2019 में दिल्ली में तो इनकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन पंजाब में नहीं थी। अब पंजाब में भी इनकी सरकार हो गई है। दिल्ली और पंजाब और दोनों हरियाणा से लगते हैं, हरियाणा के साथ इनके बॉर्डर लगते हैं। भाई थोड़ा बहुत आदमी आते जाते हैं तो आदमी एक दूसरे बात करता है, तो उससे पार्टी के वोटों में फर्क पड़ता है, रूलिंग पार्टी के वोटों पे। और वही काम हुआ। केजरीवाल जी 2 से 2.5% वोट ले गए हरियाणा के। 2 से 2.5% वोट का मतलब है कांग्रेस के लंका लगाए, वरना कांग्रेस का ये इतना बुरा हाल नहीं होता। करीबन 6 सीटें ऐसी थी जहाँ पे जीत का मार्जिन उतना ही था जितनी वोट आम आदमी पार्टी का नेता लेके गया था। मान लिया किसी सीट पे अगर कांग्रेस 4,000 वोटों से हारी है तो वे 4,000 वोट जो है ना वो आम आदमी पार्टी के थे, उसको मिले, कांग्रेस को नहीं मिले। अगर ये नहीं खड़े होते तो वो कांग्रेस को मिलते, कांग्रेस जीत जाती। तो सारी कहानी ये है भाई साहब। तो ये समीकरण थे भाई, बातों बातों में आ गए जी।
रोहतक। आपको मेरे समीकरण अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में आके बता देना। ये था जी रोहतक का मन्नत हवेली। अब हवेली वर्ड तो ऐसा हो गया है, समझ गए ना। चलिए भाई, यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। ठीक है, पुराना मंदिर है ये। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।